Assalamu alaikum. Welcome to Career Carvan. Today in this lecture we will discuss the second half of the chapter number 5, that was computer architecture. We were discussing in our previous lecture about the components of computer architecture, that was CPU, memory, bus interconnectors and I/O units. So in this lecture we will discuss furthermore about the components inside the CPU. So let's start. स्टार्ट करते हैं हम इंटरप्ट्स और डीएमए से। तो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमारे पास आईओ यूनिट्स था। आईओ यूनिट्स हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है सीपीयू की पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। पेरिफेरल डिवाइसेस हम कहते हैं जितनी भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है उनको हम कंबाइन करके पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो अगर सीपीयू ने कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करनी हो तो वो आईओ यूनिट के थ्रू करता है। तो उसका एक और तरीका कार है हमारे पास कि अगर सीपीयू ने डायरेक्टली कम्युनिकेशन करनी है पेरिफेरल डिवाइसेस से या आईओ डिवाइसेस से, तो उसने अगर कोई डाटा रीड करना है या राइट करना है तो उसके लिए कौन कौन से तरीका कार है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमारे पास वो दो कंपोनेंट्स है, एक है इंटरप्ट्स और दूसरा है डीएमए। तो इन दोनों तरीक़ों के साथ हम जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनकी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं सीपीयू के साथ। तो जो इंटरप्ट्स हैं सबसे पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। जो इंटरप्ट्स होते हैं बेसिकली वो सिंपली और जो मेजर तरीक़ाकार है हमारे पास वो है कम्युनिकेशन के लिए थ्रू सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसमें होता ही है कि अगर सीपीयू ने पेरिफेरल डिवाइसेस से कुछ डेटा रीड करना है तो सबसे पहले क्या होता है वो सिग्नल भेजेगा पेरिफेरल डिवाइसेस को, इनपुट डिवाइस को। लेट्स सपोज उसने कीबोर्ड से कुछ कैरेक्टर्स रीड करने हैं तो कीबोर्ड को पहले सिग्नल भेजेगा कि मैंने आपसे कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो रीड करने हैं। तो फिर वो उसको सिग्नल भेज के तो अपनी सीपीयू अपनी जो वर्किंग है वो उसको रिज्यूम कर देता है, स्टार्ट कर देता है, मतलब उसका वेट नहीं करता उतनी देर। तो उसको सिग्नल भेज देता है कि मैंने आपसे डेटा रीड करना, तो उसके बाद अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर देता है, उसको कंटिन्यू रखता है। तो जैसे ही वो कीबोर्ड वो रेडी होता है वो अपना जो दूसरा काम है उसको छोड़ के उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, वो रेडी हो जाता है। तो जो कीबोर्ड है वो दोबारा सिग्नल भेजता है सीपीयू को कि अब मैं रेडी हूँ कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर आपने डाटा रीड करना तो आप करो। तो जो सीपीयू फिर उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके तो वहाँ से जो डाटा है वो रीड कर लेता है कीबोर्ड से और फिर उसको दोबारा मेमोरी में लोड कर देता है और फिर जो डाटा उसको यूटिलाइज़ कर देता है, यूज़ कर लेते हैं जो भी काम उसने करना हो। तो ये एक तरीकाकार है इंटरप्ट्स का। इसमें क्या करते हैं कि जो सीपीयू वो सिग्नल भेजता है पहले किसी भी डिवाइस को जहाँ उसने डेटा रीड करना है या राइट करवाना है और उसकी अपनी जो वर्किंग है उसको स्टार्ट कर देता है, कंटिन्यू रखता है, ब्रेक नहीं लेता। और जैसे वो डिवाइस रेडी होती है तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो सीपीयू वो डाटा उठा के मेन मेमोरी में रखता है या उसको फर्दर प्रोसेसिंग में यूटिलाइज़ करता है। तो जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो है डीएमए। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक स्पेशल किस्म का हार्डवेयर है जो कि हम कंपोनेंट्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि जैसे इंटरप्ट्स में होता है कि सीपीयू वो सिग्नल भेजता है पहले डिवाइस को, ठीक है, उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है और उतनी देर वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता है। तो लेकिन इसमें ये है कि जो डीएमए वो डायरेक्टली सीपीयू पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन नहीं करता है। इसमें ये होता है हमारे पास कि ये एक सेपरेट हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच किया जाता है। तो जैसे ही सीपीयू ने कोई कम्युनिकेशन करनी हो किसी पेरिफेरल डिवाइसेस से तो वो डीएमए को इन्फॉर्म करता है कि मैंने फलान डिवाइस से डेटा रीड करना है। तो उसके बाद फिर वो जो डीएमए होता है वो सिग्नल भेज के सीपीयू डीएमए को अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखता है और उसके बाद जो डीएमए होता है वो खुद ही वो पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, उसे डाटा रीड करता है, उसको सिग्नल भेजता है। जैसे वो रेडी होती है वो डीएमए से कांटेक्ट करती है और जो डीएमए होता है वो उन डिवाइसेस से डाटा रीड करके अपने पास रखता है और उसको डायरेक्टली मेन मेमोरी की तरफ पहुंचा देता है। इसमें सीपीयू का कोई अमल दखल नहीं होता। डीएमए जो होता है वो खुद ही पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेशन करके वहाँ से जो डाटा आता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है मेन मेमोरी के अंदर और फिर जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से वो डाटा उठा के उसको यूटिलाइज़ करता है, अपनी प्रोसेसिंग में उसको यूज़ कर सकता है। तो ये मेन डिफरेंस था इंटरप्ट्स में और डीएमए में। जो इंटरप्ट्स है उसमें बेसिकली जो सीपीयू है वो खुद कार उसकी अपनी वर्किंग होती है, वो पेरिफेरल डिवाइस को सिग्नल भेजता है, वहाँ से इनपुट आती है, फिर वो टेक्स्ट को जो भी डाटा होता है उसको यूटिलाइज़ करता है। लेकिन जो डीएमए है उसमें जो सीपीयू का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। डीएमए एक सेपरेट हार्डवेयर है जो कि इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करके और जो डाटा होता है वो मेन मेमोरी में लोड कर देता है। तो जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका वो हमारे पास डीएमए जो मोस्टली यूज़ किया जाता है हमारे पास। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स बेसिकली हमारे पास एक
सीपीयू के अंदर ही कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल मेमोरी लोकेशन होते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन के दरमियान, कोई कैलकुलेशन के दरमियान अगर हमें किसी भी चीज़ को टेम्परेरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमें वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रजिस्टर्स आर बेसिक एंड फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेटा स्टोरेज यूनिट। जो रजिस्टर हमारे पास वो सबसे फास्ट और एफिशिएंट डेटा को स्टोर करने के लिए जो तरीकाकार है वो हमारे पास रजिस्टर है। सीपीयू ने कोई भी चीज़ को गेट करना वो सबसे पहले रजिस्टर्स में देखता है, उसके बाद कैशे मेमोरी में देखता है, उसके बाद फिर मेन मेमोरी में जाता है। तो जो सबसे फास्ट है हमारे पास स्टोरेज यूनिट वो है रजिस्टर, जो कि बिल्कुल स्मॉल मेमोरी यूनिट्स होते हैं और हार्डली 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट तक ये होते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता। ये रजिस्टर्स के अंदर ही होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स है, इनके डिफरेंट काम की बेस पे इनके डिफरेंट टाइप्स है जो कि मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंप्लीट सीपीयू है, इसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU एंड ALU। उसके अलावा हमारे पास सीपीयू के अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, ये वाला हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, IR, MAR, MBR, SP। उसके अलावा कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे AL, BH, CX और EDX। तो ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ये बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोल यूनिट के साथ और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ, और आपस में भी ये कम्युनिकेशन करते हैं। उसके अलावा जो सीपीयू होता है वो आईओ डिवाइस से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो अपने पास स्टोर करता है, उसको कैशे मेमोरी में चेक करता है। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो सीपीयू सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है रजिस्टर्स के साथ। ये हमारे पास ALU है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ, और ये डायरेक्टली आपस में भी कनेक्टेड होता है। अगर कंट्रोल यूनिट ने जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। अगर ALU ने, ये वाले जो रजिस्टर्स हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स अगर उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है वो भी कर सकता है। तो ये हमारा सीपीयू सबसे पहले वो रजिस्टर्स में देखता है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर नहीं तो फिर वो कैशे मेमोरी में चेक करता है, और अगर यहाँ पे भी नहीं मिलती फिर वो मेन मेमोरी में जाता है। अगर मेन मेमोरी में भी वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डाटा नहीं है, तो फिर वो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारे पास, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, CD-ROMs होते हैं, तो वहाँ पे जाके वो उसको डेटा को सर्च करते हैं। तो ये एक बेसिक फ्लो है कि जो रजिस्टर है वो कहाँ पे होते हैं और सीपीयू कि वो जो डेटा सर्चिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे पहले वो रजिस्टर में चेक करता है, उसके बाद वो कैशे मेमोरी में, फिर उसके बाद वो मेन मेमोरी में, और अगर सबसे उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली फिर वो सेकेंडरी डिवाइसेस में जाके वो सर्च करता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो रजिस्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं। रजिस्टर मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग है वो डिपेंड करती है रजिस्टर के साइज़ के ऊपर। जितना इसका साइज़ ज़्यादा होगा उतनी कंप्यूटर सिस्टम के जो सीपीयू की स्पीड होगी प्रोसेसिंग की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो मोस्टली 8 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं या 32 बिट्स के होते हैं। तो जो हमारे पास पीसी है, पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर हैं जो कि यूज़ होते हैं मोस्टली। जो बाकी जनरल पर्पस रजिस्टर है, सेगमेंट रजिस्टर है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो ये हमारे पास ये वाले 5 हैं जिनसे मोस्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू। तो सबसे पहले जो हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर, ये क्या काम करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होता है। तो जो मेन मेमोरी में लोड होता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में होता है। जैसे आपको पता होगा प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो जो एक प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, हदायत का मजमूआ होता है जो प्रोग्राम। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारे पास एक ब्लॉक आया था कोई भी प्रोग्राम का, अगर हमने उसका ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना होता है तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम हो, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि उसने सबसे पहले इनपुट लेनी है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, और उसके बाद उसकी आउटपुट उसने शो करवानी है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसने, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी, ये सारा का सारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद जो सीपीयू उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो जो सबसे पहले हमारी जो
जो पीसी होगा प्रोग्राम काउंटर वो क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस लोड हो रही है उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ना वो उसको उसका एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर जिसने जो करंट इंस्ट्रक्शन उसके बाद जिसने एग्जीक्यूट होना होता है वो उसका एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। तो लेट्स सपोज हमारी जो करंट एग्जीक्यूशन है वो इनपुट पे है, तो जो पीसी होगा उसके अंदर किसकी रजिस्ट्रेशन होगी इंस्ट्रक्शन, वो प्रोसेस का जो एड्रेस होगा, लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 101, इसका होगा 102, इसका होगा 103। तो ये मेन मेमोरी के अंदर पड़े हैं ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये उनके एड्रेसेस हैं। तो लेट्स सपोज जो करंट हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रहा है वो 101 पे है, तो जो पीसी के अंदर वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 102। तो जैसे ये 101 वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 102 इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो पीसी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 103 पे। तो इस तरह से ये काम करता है कि जो पीसी के अंदर बेसिकली स्टोर होता है एड्रेस वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का होता है, कि जो करंट एग्जीक्यूशन हो रही है इंस्ट्रक्शन की जो उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका जो मेमोरी का एड्रेस होता है बेसिकली वो स्टोर होता है हमारे पास पीसी के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आई आर स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है वो पड़ी होती है, उसका एड्रेस नहीं होता है, वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो करंट इस टाइम एग्जीक्यूशन हो रही है वो 102 पे हो रही है, तो जो पीसी की वैल्यू होगी वो 103 होगी जो कि नेक्स्ट है। और आईआर के अंदर क्या पड़ा होगा, ये हमारे पास आईआर रजिस्टर, उसके अंदर ये पड़ा होगा प्रोसेस, कि हमने कोई भी जो चीज़ है इनपुट उसको प्रोसेस करना है। तो जो इंस्ट्रक्शन होगी वो पड़ी होगी आईआर के अंदर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस पड़ा होगा पीसी के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। MAR क्या करता है, बेसिकली हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होती है और उसके बाद 1 बाय 1 उसकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है MAR वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है वो अपने पास स्टोर कर लेता है, कि जो उसका स्टार्ट एड्रेस है और जो उसका इंस्ट्रक्शन का एंडिंग एड्रेस है प्रोग्राम का उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो जो MAR होगा उसके अंदर 101 से लेके 103 तक जो एड्रेसेस है वो इसके अंदर स्टोर होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास MBR। तो MBR स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होती है, उसके बाद जो CPU है वो उनसे 1 बाय 1 कम्युनिकेट करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है सीक्वेंस के अंदर। तो जो मेमोरी बफर रजिस्टर होता है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है टू स्टोर सम सॉर्ट ऑफ डेटा। जो बफर कहते हैं वो बेसिकली होता है एक ब्लॉक होता है मेमोरी का जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा देते हैं। तो अगर CPU को किसी भी डेटा की ज़रूरत हो जो कि एग्जीक्यूशन के दरमियान हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि रिक्वायर्ड होगी प्रोसेसिंग के लिए वो MBR के अंदर मौजूद होगी। एक बफर होगा मेमोरी बफर जिसे हम MBR बोलते हैं। तो मेमोरी बफर के अंदर जो MBR रजिस्टर होगा उसके अंदर मेमोरी बफर का एड्रेस होगा और मेमोरी बफर के अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी जो कि CPU को एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो MBR क्या होता है, एक मेमोरी का ब्लॉक होता है जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये वाली 3 इंस्ट्रक्शन ये सारी की सारी MBR के अंदर मौजूद होगी। तो MBR मेमोरी ब्लॉक होता है एक जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरी होती हैं और फिर 1 बाय 1 वहाँ से ये बाकी जो रजिस्टर्स हैं उनको रीड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SP स्टैंड फॉर स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि एक ख़ास किस्म का मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक जिसे बोलते हैं। तो उसका बिहेवियर और उसको मैनेज करने के लिए और उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए चेक करने के लिए हमारे पास स्टैक पॉइंटर यूज़ होता है। अब पॉइंटर का हम जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं किस तरह से होता है। जो स्टैक है वो एक ख़ास मैकेनिज्म होता है लाइफो या फाइलो भी इसको बोलते हैं और लाइफो भी बोलते हैं। इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट और इसका मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये एक हमारे पास इस तरह से कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि वन साइड से ओपन होता है और दूसरी साइड से क्लोज होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आती हैं 1 बाय 1, ठीक है, लेट्स सपोज उसमें 1 सबसे पहले हमने ऐड किया, उसके बाद 2 आ गया,
फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5। जैसे कि अगर हम देख लें कि प्लेट्स हैं वो एक के ऊपर दूसरी प्लेट है, फिर तीसरी प्लेट है, फिर चौथी प्लेट है, तो इस तरह से जो प्लेट्स हैं उनका एक ब्लॉक है। तो सबसे पहले अगर हमने उठानी है तो सबसे जो ऊपर होगी हम पहले उसको उठाएंगे, फिर जो उससे नीचे होगी, फिर जो उसके नीचे होगी। तो ये वन साइडेड होता है, दूसरी साइड से इसका रास्ता ब्लॉक होता है स्टैक का। तो जो सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू ऐड की, जो डेटा एंटर किया, वो सबसे एंड पे निकलेगा। जो लास्ट में हमने वैल्यू यहाँ पे ऐड की थी, इंसर्ट की थी, वो सबसे पहले निकलेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, उसका ये मतलब कि जो लास्ट में हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, इन हुआ है, वो सबसे पहले यहाँ से आउट होगा। 5 हो जाएगा, उसके बाद जो 4 आ जाएगा वो होगा, फिर जो 4 चला जाएगा सबसे ऊपर होगा 3, तो 3 चला जाएगा, फिर 2 और फिर 1। तो जो फर्स्ट इन हुआ था वो लास्ट पे आउट होगा, मतलब जो सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट हुआ था स्टैक के अंदर वो सबसे लास्ट पे बाहर निकलेगा, आउट होगा। तो ये एक स्टैक है। स्टैक एक मेमोरी स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट के मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। तो इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है जो कि बताता है कि जो स्टैक है उसका साइज़ क्या है, और जो करंट हमारे पास पोजीशन है वो स्टैक के किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एड्रेसेस हैं, और ये उसका एड्रेस 105 कह लेते हैं, ये 106 है, ये 107 है, और ये 108 है। तो जो हमारे पास ये 109, तो इसका कोई भी एड्रेस हो सकता है मेमोरी के अंदर। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो करंट स्टैक है वो पॉइंट कर रहा है 109 पे, तो 109 पे कौन सी वैल्यू पर है 5, तो ये वाली आउट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये 5 वाली वैल्यू बाहर चली गई, आउट हो चुकी है, तो हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होगा उसकी जो होगी वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी। पहले वो 109 को पॉइंट कर रहा था, अब वो 109 से हट के 108 को पॉइंट करेगा कि जो लास्ट पे वैल्यू पड़ी है 108 पे है और उसकी वैल्यू 4 है। तो फिर 4 वाली भी बाहर चली जाएगी, आउट हो जाएगी। उसके बाद जो होगी 3 रह जाएगी हमारे पास। तो जो स्टैक पॉइंटर उसकी वैल्यू अपडेट होगी वो 107 पे आ जाएगा। तो इस तरह से स्टैक पॉइंटर काम करता है हमारे पास। जैसे ही वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो बाहर चली जाती है स्टैक से, तो उसको वो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होती रहती है। तो जो स्टैक पॉइंटर वो बेसिकली हम किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो अगर हमने उसको अनडू करना हो, जैसे लेट्स सपोज हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमने कुछ जो टेक्स्ट है वो ऐड किया है और हम चाहते हैं कि ये वाला ना होता, जो इससे प्रीवियस है वो हो जाता है, जो हमने कुछ गलती से रिमूव कर दी है, कोई एक्शन हमने ऐड किया, कोई इमेज ऐड कर दी है, कोई टेक्स्ट है उसको रिमूव किया है या बोल्ड कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि जो ये वाला लास्ट ऑपरेशन होता है ये ना हो, ये अनडू हो जाए, वो थोड़ा सा पीछे चला जाए। तो उस केस में हम स्टैक यूज़ करते हैं। स्टैक में अनडू जो ऑपरेशन होता है वो यूज़ किया जाता है, जो कि हमने सबसे लास्ट पे एक्शन परफॉर्म किया तो उसको वो निकाल देता है। तो इस तरह से जो स्टैक है वो उसकी वर्किंग हमारे पास मौजूद होती है। और इसका जो पॉइंटर है उसको हम कहते हैं एसपी। ये थे हमारे पास जो मेन रजिस्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, ये वो वाले थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। जो प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, और लास्ट में हमारे पास स्टैक पॉइंटर होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। अब ये कौन से रजिस्टर हैं जो कि हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतने ख़ास या इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इसलिए हम इनकी कोई ज़्यादा ख़ास वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन या अर्थमेटिकल या लॉजिकल किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन करते हैं, तब ये सारे के सारे वर्किंग में आते हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ये आमतौर पर 16 बिट्स के होते हैं और 32 बिट्स के भी हो सकते हैं। तो ये आमतौर पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो तब ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी जो वर्किंग है इनके नाम के ऊपर ही डिपेंड करती है। इनका जो साइज़ है उसको भी हम इनके नाम की बेस पे ही देख सकते हैं कि अगर हम उसका नाम देख ले तो हमें पता चल जाए इसका नाम क्या और इसका काम क्या है। तो बेसिकली ये हमारे पास होते हैं 4 किस्म के रजिस्टर्स हैं हमारे पास। A, B, C एंड D। जो A है
उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जो बी है वो बेस रजिस्टर होता है, जो सी है वो काउंटर रजिस्टर, और जो डी है वो डेटा रजिस्टर होता है। A stands for accumulator register, B stands for base register, C stands for counter register, and D stands for data register. तो इसके साथ कुछ हम प्रीफिक्सेस अटैच करते हैं जो कि इसके साइज को बता सके और इसके जो वर्किंग है वो बता सके। बेसिकली जो accumulator रजिस्टर है वो हम यूज़ करते हैं जैसे हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उनके दरमियान जो हमारे पास कैलकुलेशन के दरमियान जो हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ जाती है, जैसे कैरीज आ जाते हैं, कुछ हमने मल्टीप्लिकेशन के दौरान या एडिशन के दौरान हमने कुछ वेरिएबल्स को स्टोर करना होता है, कुछ वैल्यू को स्टोर करना होता है, तो तब हमारे पास जो यूज़ होता है रजिस्टर वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एग्जांपल ले रहे थे उसमें कुछ एडिशन के दरमियान या कुछ एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के दरमियान हमारे पास कुछ आंसर आ गए, तो उसको स्टोर करने के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बेस रजिस्टर। हमारे पास बेस रजिस्टर क्या करता है कि हमारे पास मेमोरी लोकेशन के अंदर जहाँ पे ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स पड़े होते हैं उनकी जो मेमोरी है उनका एड्रेस स्टोर करता है। हमारे पास जो बेस रजिस्टर है वो बेसिकली एड्रेस को स्टोर करते हैं किसकी, जहाँ पे वो एक्सप्रेशन या वेरिएबल्स पड़े हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, या तो वो लॉजिकल हो सकते हैं या तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, तो उनका जो एड्रेस होगा वो बेसिकली बेस रजिस्टर के अंदर होगा। जो काउंटर रजिस्टर है वो हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। जैसे हमने फर्ज करो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम काउंटर यूज़ कर रहे हैं, कोई लूप यूज़ कर रहे हैं, कोई रिपीटिशन वाले जो स्ट्रक्चर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमने अगर चेक करना है कि इसकी कितनी इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, कितनी रहती है, इसकी करंट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंटर रजिस्टर जो कि काउंट करता है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है डेटा रजिस्टर। जो डेटा रजिस्टर होता है बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं जैसे हम कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके दरमियान जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आती हैं उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डेटा रजिस्टर है वो यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज हम कोई डिवीजन करते हैं, 7 को हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो इस केस में हमारे पास डिवीजन के 2 आंसर आते हैं, एक तो उसका जो आता है वो रिमाइंडर आ जाता है और एक हमारे पास आता है क्वोशंट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो रजिस्टर यूज़ होता है वो डेटा रजिस्टर होते हैं। इसी के अंदर हमारे पास क्वोशंट भी आ जाता है और रिमाइंडर भी आ जाता है। इसी तरह अगर हमने मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो और रिमाइंडर चेक करना हो तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना हो तब भी हम जो डेटा रजिस्टर है उसी को यूज़ करते हैं। तो अब इसके जो प्रीफिक्सेस होते हैं जो साइज़ को डिटरमिन करते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसको साइज़ डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो प्रीफिक्सेस हैं एल, एच, एक्स एंड ई एक्स। अब L स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है कि लोअर 8 बिट्स। जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है मैंने आपको बताया कि वो आमतौर पर 16 बिट्स के होते हैं, तो अगर हम किसी भी रजिस्टर के साथ L अटैच कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो लोअर 8 बिट्स हैं वो वाली कंसीडर होगी, और H का मतलब जो उसकी हायर 8 बिट्स हैं वो वाली कंसीडर होगी, और अगर X है तो उसका मतलब है कि वो 16 बिट का होगा, और अगर EX का है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड। X स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, EX स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड। तो इसमें हमारे पास जो रजिस्टर का साइज है वो 32 बिट हो सकता है। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है AL का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसकी लोअर 8 बिट्स स्टोर होंगी इसके अंदर। जो BH लिखा है इसका मतलब है कि जो बेस रजिस्टर है उसकी जो हायर 8 बिट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो CX का मतलब है कि काउंटर रजिस्टर है लेकिन उसका जो साइज वो 16 बिट है। आमतौर पर इसका भी 8 बिट होगा, जो BH इसका भी 8 बिट होगा, जो CX है वो हमारे पास होगा 16 बिट। X का मतलब है कि कंप्लीट हम रजिस्टर ले रहे हैं तो वो 16 बिट होगा। लेकिन अगर हम उसके साथ E और X अटैच कर देते हैं, D और X, और इसके पीछे हम अटैच करते हैं E मतलब एक्स्ट्रा डेटा रजिस्टर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 बिट का।
तो जो EDX हो जाएगा वो हमारे पास 32 बिट का रजिस्टर हो जाएगा। ये हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि हमारे पास है कैलकुलेशन के दौरान, अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान हम यूज़ करते हैं इनको। नेक्स्ट रजिस्टर आ जाता है दैट इज सेगमेंट रजिस्टर। तो इसमें सेगमेंट्स किसे कहते हैं, बेसिकली हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है, कोई भी प्रोग्राम उसमें लोड किया जाता है, तो जो मेन मेमोरी है उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, मेमोरी लोकेशन होते हैं, जिसमें हमारे पास बाइट्स मौजूद होते हैं और हर बाइट के अंदर कुछ बिट्स मौजूद है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास मिलियंस ऑफ एड्रेसेस आर अवेलेबल इन मेन मेमोरी। तो जो भी प्रोग्राम आता है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, और कुछ जो भी प्रोग्राम आता है वो मेन मेमोरी के अंदर ही लोड होता है। जो भी उसको स्पेसिफाइड लोकेशन मिल जाती है मेमोरी की तरफ से, वो उसी में लोड हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किसी ख़ास स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर है, तो हम सिर्फ उन्हीं लोकेशंस को चलाना चाहते हैं, उसी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे मेमोरीज हैं, ये हमारे पास मेन मेमोरी कंसीडर कर लें, और यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स मौजूद है हर एक के अंदर, मतलब ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट, और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मेमोरी लोकेशंस है, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस पड़ी हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ से लेके 101 से लेके सिर्फ 109 तक है। हमारा जो प्रोग्राम जिसको हम चलाना चाहते हैं वो सिर्फ इस हिस्से के अंदर पड़ा है, जो उसके इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शन उसकी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, और बाद में हमारे पास यहाँ तक उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है अवेलेबल है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इसी सेगमेंट के अंदर पड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि जो पूरी की पूरी मेमोरी है इसको हम डिवाइड कर देंगे एक ख़ास सेगमेंट के अंदर, एक ख़ास पोर्शन के अंदर, के जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ 101 से लेके 109 तक ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो हमारा स्पेसिफाइड प्रोग्राम है वो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी सेगमेंट के अंदर लोड है। तो हम सिर्फ इसी सेगमेंट को चलाना चाहते हैं, तो इस सेगमेंट का जो एड्रेस होगा, ये जो बेस एड्रेस है, ये उसका जो फाइनल एड्रेस है, इसको हम स्टोर करवा लेंगे एक ख़ास रजिस्टर के अंदर, और सिर्फ इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम बार बार या किसी भी तरह या सीक्वेंस में या ट्रांसफ़र करके तो इनको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो सेगमेंट कहते हैं, हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर एक ख़ास पोर्शन होता है स्पेसिफाइड, जिसमें ख़ास इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो वो ख़ास जो हिस्सा होता है उसको हम एक सेगमेंट बोलते हैं। उस ख़ास हिस्सा जिसके अंदर हमारी जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस है वो वहाँ पे स्टोर है, उस जो पोर्शन होता है, एक ख़ास पार्ट होता है, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट के रजिस्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोड सेगमेंट, उसके बाद डेटा सेगमेंट, उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट आ जाता है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्टैक सेगमेंट। तो बेसिकली ये करते क्या है, जो हमारे पास कोड सेगमेंट होता है वो जो भी हमारे पास एक सेगमेंट है, जो सेगमेंट का बेस एड्रेस होता है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो कोड सेगमेंट है वो यूज़ किया है। कोड सेगमेंट के अंदर मेमोरी एड्रेस होता है जो सेगमेंट का बेस एड्रेस है, जहाँ से वो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 101 से लेकर अगर 109 है, तो जो 101 होगा वो उसका बेस एड्रेस होगा, वो स्टोर होगा हमारे पास कोड सेगमेंट के अंदर। उसके बाद जो डेटा सेगमेंट है हमारे पास, जो डेटा सेगमेंट है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ करें, उसमें जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे, जितने भी वेरिएबल्स बनती हैं वो किसी न किसी मेमोरी के अंदर बनती है। लेट्स सपोज वो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन के अंदर बन गया है, तो उन वेरिएबल्स का जो एड्रेस होगा वो होगा हमारे पास कोड सेगमेंट के अंदर। जितने भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे उनका मेमोरी का जो एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन का, वो होगा डेटा सेगमेंट के अंदर। अगर हम उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अगर हमें कोड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हमने उनको बनाया है तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो स्टैक सेगमेंट है। स्टैक सेगमेंट बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे पास स्टैक हमने प्रीवियस चेक किया है कि हमारे पास जो स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट के डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर काम करता है। तो उसमें हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होगा वो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास जो स्टैक का सेगमेंट है वो यूज़ किया जाता है। स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होता है कि इस वक्त वो किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टैक सेगमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था हमारे पास रजिस्टर्स का सारा स्ट्रक्चर। इसमें हमने रजिस्टर चेक किए, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर थे हमने वो वाले चेक करे, फिर जनरल पर्पस रजिस्टर्स आ गए, उसके बाद हमारे पास जो सेगमेंट्स है वो वाले आ गए। जो सेगमेंट्स है वो आमतौर पर 16 बिट्स के होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है।
तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास सीपीयू की इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सीपीयू। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है बेसिकली हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उनके एग्जीक्यूशन पहले सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है उनको, फिर उनकी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है प्रोग्राम के अंदर वो वन बाय वन वो एग्जीक्यूशन अपने स्टार्ट करते हैं। वो एक सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, अपना सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। तो हर जो सीपीयू होता है उसकी एक ख़ास लिमिट होती है कि वो एक टाइम के अंदर कितनी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वो जो एक ख़ास लिमिट है, एक ख़ास अमाउंट है इंस्ट्रक्शंस की, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सीपीयू। हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो हम क्या करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर लेंगे। उसका जो सीपीयू का सेट होगा, इंस्ट्रक्शन सेट जो उसका साइज़ होगा उसमें हम डिवाइड करके तो उसको वन बाय वन हम उसको प्रोग्राम को डिवाइड करके उस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आमतौर पर जो हमारे पास सीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो हमारे पास 80 to 120 होता है कि वो इतनी इंस्ट्रक्शंस एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है। 80 to 120 जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको वो एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो उसका अगर लेट्स सपोज उसका जो साइज़ है वो 100 है, तो हम कहेंगे कि जो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट है उसका साइज़ 100 है। जो साइज़ होगा उसका वो होगा 100। तो उस वो क्या करेगा कि वो एक यूनिट टाइम के अंदर जो 100 इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती है इसमें क्या होता है, ये एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन होती है जो कि सीपीयू को ये बताती है कि आपने कौन सा डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रांसफ़र करना है। आमतौर पर हम जो डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं वो मेन मेमोरी से सीपीयू को ट्रांसफ़र करते हैं या सीपीयू से किसी मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं या मेन मेमोरी से ख़ास किसी सेकेंडरी डिवाइस को डेटा मूव करना होता है, कॉपी करना होता है। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती है कि डेटा ट्रांसफ़र करना है, उनको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के पास जाती है और कंप्यूटर सिस्टम इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू फिर उस डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जो दूसरी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है उसमें हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, तो ये एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि सीपीयू को ये बताती है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं इन पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो उसके लिए वो जो एएलयू है कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के अंदर जो एएलयू का पार्ट होता है, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है कि इसमें जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है उनको वो वाले इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो जो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती है वो ये बताती है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने कैलकुलेट करना है, एग्जीक्यूट करना है। और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं प्लस माइनस के, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन वाले। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं उसमें आ जाता है हमारे पास आईओ डिवाइसेस की, कि अगर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कुछ डेटा हमने रीड करना है या कुछ राइट करवाना है, कुछ आउटपुट हमने शो करवानी है, कुछ इनपुट हमने यूज़र से लेनी है, किसी भी इनपुट डिवाइस से हमने इनपुट लेनी है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि जी आईओ डिवाइसेस की जो इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हें हम आईओ डिवाइस के इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें ये इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा होता है कि आपने सीपीयू को बताना है कि फ़लाँ डिवाइस से आपने डेटा रीड करना और फलान डिवाइस पे या फलानी जगह पे आपने वो जो डेटा होगा उसको वहाँ पे राइट करवा देना, स्टोर करवा देना है। तो जो डेटा को इनपुट लेने के लिए आउटपुट लेने के जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती है उन्हें हम आईओ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं या आईओ डिवाइसेस के इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में आ जाता है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं।
तो जो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि आम तौर पर जो हमारा कोड होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, जितनी भी लाइंस है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ लाइंस ऑफ कोड जो होती हैं हमारी, कुछ इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट ना हो, वहाँ से कंडीशनली वो जंप करके किसी दूसरी के या थर्ड या फोर्थ वाली जो इंस्ट्रक्शन उनको वो स्किप कर दे, जंप करके वो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन पे चला जाए, वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए फिर हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। वो ये बताती है कि आपने कौन सी लाइन से जंप करना है और कौन सी लाइन पे आपने शिफ्ट कर देना है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, जो कोड हमारे पास होता है वो जंप या फिर जंप जी होता है। अब जंप जी क्या कहता है, वो बताते हैं कि जी आपने जंप करना है इफ़ ज़ीरो, जंप इफ़ ज़ीरो, इसका ये मतलब है। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें हमने कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिखी होगी, इसके साथ जंप जी के साथ कोई एक्सप्रेशन लिखी होगी कि अगर इसका आंसर ज़ीरो आता है तो आपने जंप करना है, अदरवाइज़ आपने जंप नहीं करना। तो इसके साथ लेट्स सपोज हम लिख देते हैं कोई भी आंसर के अगर हम 10 को 2 से मॉडुलस लेते हैं, हमने रिमाइंडर चेक करना है, तो अगर हम 2 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे इवन नंबर को, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। तो उस केस में वो ये चीज़ होगी वो जंप कर देगी कि इसका जो एक्सप्रेशन का आंसर होगा अगर उसको वैल्यूएट किया जाए तो उसका आंसर 0 होगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी जंप इफ़ 0 की। तो जो इफ़ 0 है यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, तो वो जंप करके जो भी स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन होगी वो वहाँ पर जंप कर देगा, अदरवाइज़ वो जंप नहीं करेगा। तो ये हमारा था इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सीपीयू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड फॉर्मेट। हमारे पास कोड फॉर्मेट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको हम बाइनरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको हम कुछ ख़ास हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं लॉजिकली। तो उनकी जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो कोड है उसको हमने फॉर्मेट कर दिया, उसके हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, एक्सप्रेशन है 2 + 3, तो एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन है। अगर हमने इसको डिवाइड करना हो तो हम इसको डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर मौजूद है प्लस का, और इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो ये जो हमने डिवाइड कर दिए, इनकी लॉजिकल डिवीजन कर दी कि इसमें एक ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड्स हैं, ये हमारे पास एक किस्म की एक लॉजिकल डिवीजन है। तो इसी तरह से जो कोड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनमें ख़ास एक सिंटैक्स होता है, एक ख़ास रूल के मुताबिक वो लिखी जाती है। तो उनको एक ख़ास डिवीजन जो होती है उसको हम कहते हैं कि जी हमने कोड को फॉर्मेट कर दिया है, वो एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर है। तो अगर हम देते हैं कि ये भी एक ख़ास फॉर्मेट है, अगर हम 2 + 3 लिख रहे हैं, ये एक ख़ास फॉर्मेट है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लिखे 2 3+, ये एक सेकंड फॉर्मेट है, इसमें हमने क्या किया, 2 ऑपरेंड्स है वो हमने पहले दे दिए और जो प्लस है ऑपरेटर वो हमने बाद में दे दिए। तो ये एक ख़ास फॉर्मेट है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ऑपरेटर हम पहले भी दे सकते हैं +2 3, इनके दरमियान स्पेसिस होंगी। तो 2 + 3 का मतलब ये होता है, इससे बोलते हैं इनफिक्स, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स और इसको बोलते हैं इनफिक्स, कि इसमें हमने जो ऑपरेटर वो पहले हमने डिफाइन कर दिया और जो ऑपरेंड्स है उसको हमने बाद में डिफाइन किया है। इसमें जो ऑपरेंड्स है हमारे पास 2 और 3, उसको हमने पहले लिख दिया, जो ऑपरेटर उसको बाद में लिख दिया। ये हो गया हमारे पास पोस्ट फिक्स। और ये होता है हमारे पास इनफिक्स, कि हमने पहले एक ऑपरेंड लिखे, फिर ऑपरेटर आया, फिर हमने दूसरा ऑपरेटर जो ऑपरेंड था हमने वो वाला लिख दिया। तो ये तीनों की तीनों इंस्ट्रक्शंस का जो आंसर है वो सेम आएगा, लेकिन इसको हमने क्या किया, फॉर्मेट कर दिया, इनको डिफरेंट टाइप की फॉर्मेट में हमने तब्दील कर दी है। तो हमारा जो सिस्टम होगा वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है अगर हम उसको बताएंगे कि जी इसको हमने जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है इसको एक ख़ास पैटर्न के मुताबिक हमने इसको फॉर्मेट कर दिए। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ख़ास किसी लैंग्वेज में ख़ास रूल के मुताबिक, तो उनकी जो लॉजिकल डिवीजन होती है हम उसके पैरामीटर्स को डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोड को फॉर्मेट कर दिया।
इसके बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हम कहते हैं ऑपरेशनल कोड, इसको आमतौर पर हम ऑप कोड भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, या सिंपली एड्रेस ऑफ मेमोरी। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली कोड फॉर्मेट के, एक होता है ऑपरेशनल कोड और एक होता है एड्रेस ऑफ मेमोरी। ये हम देखते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है, तो इनकी जो डिफरेंट टाइप्स है आगे उसको हम देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ज़ीरो एड्रेस कोड फॉर्मेट। जो सबसे पहली टाइप है इसमें ज़ीरो एड्रेस कोड फॉर्मेट है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन है उसको परफॉर्म करना है, कोई एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमें किसी भी जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं उसकी ज़रूरत, हम सिर्फ ऑपरेटर के थ्रू ही बता सकते हैं कि आपने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें उसके लिए किसी भी वेरिएबल्स की या एक्स्ट्रा जो ऑपरेंड्स होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे लेट्स सपोज हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऐड का, तो पहले मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया, अब मैं दूसरा फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था प्रीफिक्स का 2 है, और उसके बाद पहले प्लस हमने लिख दिया, ये हमारे पास ऑपरेटर है, उसके बाद हमने जो ऑपरेंड्स है वो लिख दिए 2 और 3। तो ये हमारे पास एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रही है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप कोड होगा, जो ऑपरेशन होगा वो ये होगा कि हमने इनको ऐड करना है, और जो एड्रेसेस होंगे वो तो एक वेरिएबल हमारे पास 2 है, एक होगा 3। तो सबसे पहले हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि जो ऑपरेशनल कोड होगा वो हमारे पास प्लस का होगा, ऐड का होगा, और हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ मेमोरी लिखने के 2 कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी के अंदर जो 2 है उसकी लोकेशन क्या उसका एड्रेस आ जाएगा, और जो 3 है मेन मेमोरी के अंदर वो किस लोकेशन पे पड़ा है उसका एड्रेस आ जाएगा। तो आमतौर पर ये हमारे पास ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें जो कि कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, तो उसमें सबसे पहले हम जो ऑप कोड है या ऑपरेशनल कोड है सबसे पहले वो लिखते हैं, उसके बाद जितने भी एड्रेसेस ऑफ मेमोरी होते हैं वो लिखते हैं। अगर 2 ऑपरेंड्स हैं हमारे पास तो 2 आ जाएंगे, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, अगर 3 है तो 3 आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे ऐड, या अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ। तो जो हमारे पास लेट्स सपोज ये वाला 2 है उसकी मेमोरी लोकेशन होगी वो लेट्स सपोज वो एल के अंदर स्टोर है, और जो 3 है वो हमारे पास BH के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या किया कि हमने उसको एक ऑपरेशनल कोड बता दिया, और बता दिया कि इस मेमोरी लोकेशन के अंदर ये वो रजिस्टर है, इसके अंदर मेमोरी लोकेशन होगी, वो मेमोरी लोकेशन किसको पॉइंट करेगी 2 को, और हमारे पास जो दूसरी रजिस्टर है हमारे पास BH, वो उसके अंदर वो वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जो पॉइंट करेगी 3 को। तो ये एक हमारे पास कोड फॉर्मेट है जो कि ऐड कर रहा है AL के अंदर जो वैल्यू और BH की जो वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो एड्रेस फॉर्मेट क्या है। अब ज़ीरो एड्रेस फॉर्मेट ऐसे है कि जिसमें उसको किसी भी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको पता चल गया होगा ये अगर हमारे पास ऑपरेशनल कोड है और ये उसका एक एड्रेस है और ये उसका दूसरा एड्रेस है, ये जैसे मैंने आपको बताया 2 हिस्से होते हैं कोड फॉर्मेट के, 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक ऑपरेशनल कोड और दूसरा एड्रेस ऑफ मेमोरी। तो इसमें ऑप कोड हमने बता दिया, लेकिन जो एड्रेस है इसमें 2 हैं, एक AL और दूसरा BH। लेकिन जो ज़ीरो एड्रेस फॉर्मेट होगा उसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड की ज़रूरत होगी, हमें जो उसके मेमोरी एड्रेसेस हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी। ये ख़ास किस्म का फॉर्मेट है जिसमें हमें सिर्फ ऑपरेशनल कोड की ज़रूरत होती है, उसमें किसी भी किस्म के जो मेमोरी एड्रेसेस हैं जो वेरिएबल उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनके बगैर भी काम चल सकता है। तो इसके लिए जो ख़ास किस्म की हमारे पास होती है ऑप कोड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो होता है MUL, मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेशनल कोड यूज़ होता है उसे मल्टीप्लाई करता है। तो इसको अगर हम कोई भी ऑपरेंड ना भी दे तो अभी ये चल जाता है, वो प्री डिफाइन होता है कि कौन से हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर वो वैल्यू स्टोर है। तो अगर हम इसको कोई भी मेमोरी एड्रेस ना भी दे तो वो ख़ास 2 रजिस्टर्स होते हैं AX और BX, उनके अंदर जो वैल्यू होगी उनको वो मल्टीप्लाई करवा देगा। तो इसके लिए हमें किसी भी ऑपरेंड्स या मेमोरी एड्रेस को देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं
वन एड्रेस कोड फॉर्मेट। अब जैसे कि इसके नाम से वाज़ह है कि वन एड्रेस, इसका मतलब है कि इसके लिए हमें सिर्फ एक मेमोरी एड्रेस को देने के लिए ज़रूरत होगी। तो ये कौन सा हो सकता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करना हो कि हमें उसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत हो और एक ऑपरेटर की ज़रूरत हो, तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने डिवाइड करना है तो उसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस यूज़ होगी वो वन एड्रेस हो सकती है। कि अगर हमने दो नंबर्स को डिवाइड करना तो जो उसका आंसर आएगा, बेसिकली मल्टीप्लाई के लिए भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं और डिवाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इसको कोई भी ऑपरेंड ना दें तो ये चल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको कोई एक ऑपरेंड दे देते हैं वो क्या करेगा, जो दो हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस होंगे उनका जो आंसर आएगा वो उसको किस में स्टोर करवाएगा। तो अगर हम डिवाइड करके कोई एक उसको बता देते हैं कि जी आपने dx के अंदर उसका जो आंसर है वो स्टोर करवाना है, तो जो हमारे पास आंसर होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास वन एड्रेस। इसके साथ ही हमारे पास होता है टू एड्रेस। तो जो टू एड्रेस फॉर्मेट है इसमें क्या होगा, हमारे पास ऑपरेशनल कोड होगा और उसके लिए हमें दो एड्रेसेस रिक्वायर्ड होंगे, दो मेमोरी एड्रेसेस रिक्वायर्ड होंगे उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे मैंने आपके पास सामने पहले लिखा है कि अगर हम उसको ऐड के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई ऑपरेशनल कोड हमने लिखा है, तो उसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी, एक AL और BH। कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम मेमोरी एड्रेस भी लिख सकते हैं और मेमोरी एड्रेस जिस रजिस्टर के अंदर वो भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो एड्रेसेस ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होते हैं वो दो होते हैं, तो इसलिए हम इससे बोलते हैं टू एड्रेस मेमोरी एड्रेस कोड फॉर्मेट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड में थ्री एड्रेस आ जाते हैं। इसमें थ्री एड्रेस कोड फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इसी तरह एक ऑपरेशनल कोड होगा और उसके लिए हमें तीन ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होंगे कम से कम। कोड की एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी इंस्ट्रक्शन के लिए हमें तीन जो ऑपरेंड्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। वो तीन ऑपरेंड्स या उसके तीन मेमोरी एड्रेसेस हम यहाँ पे लिखेंगे उसके ऑपरेशनल कोड के साथ, तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास कोड फॉर्मेट। इसमें हमने देखा है कि हमारे पास दो इसके पार्ट्स होते हैं, ऑपरेशनल कोड और एड्रेसेस ऑफ मेमोरी। तो अगर हमें उसको कोड को फॉर्मेट करना हो, उसको एग्जीक्यूट करना हो, तो हमारे पास या तो वो जीरो एड्रेस होगा, उसका मतलब उसको हमने कोई भी एड्रेस, कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेमोरी एड्रेस उसको प्रोवाइड नहीं करना। अगर वन है तो उसका मतलब है कि हमने उसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड का एड्रेस प्रोवाइड करना है। अगर टू है तो उसके लिए हमने सिर्फ उसको जो टू एड्रेसेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वो प्रोवाइड करना है। अगर थ्री है तो उसका मतलब है कि हम उसको ऑपरेशनल कोड के अगेंस्ट थ्री मेमोरी एड्रेसेस हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड पोर्शन हमें डिस्कस किया है। उसमें हमने रजिस्टर्स डिस्कस किए हैं, इंटरप्ट्स डिस्कस किए हैं, DMA, और लास्ट में हमने कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन सेट और कोड फॉर्मेट को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।